सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जो कि काफी बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर, कंप्यूटर क्लास भी करा दिया जाए, कंप्यूटर के सीरीज को सॉल्व करा दीजिए। तो आज हम कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंग्रेजी चीजें तो ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं, लेकिन इसके जो हिंदी होते हैं, हिंदी को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हिंदी में वर्ड्स लिखे रहेंगे जिसको आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इस चीज को हम बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके जो हिंदी है, हिंदी को हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए उन चीजों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर भी 25 नंबर का होता है। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी 25 नंबर का होता है। कहने का मतलब ये है, जो कंप्यूटर है ये 25 नंबर का होता है। 1 घंटे का होता है। टाइमिंग भी इसी कितनी होती है? टाइम 1 घंटे की होती है। और पासिंग मार्क्स जो होते हैं, पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 12 नंबर होते हैं। अगर 12 नंबर से आप कम पाए तो आपके बैक लग जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार बैक लग गया तो चीजें इतनी वर्डन, मतलब इतनी ज्यादा वो बढ़ने लगती हैं कि जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, फिर आपके पास प्रेशर रहेगा कि अभी इसमें बैक लगा हुआ है। और जो जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाता है, तो उसका पेपर अब डायरेक्टली वो सीधा जब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा तभी होगा। यानी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इनका एग्जाम एक साथ होता है। एक साथ कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम एक ही साथ होता है। एक ही साथ होने का कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का होगा। यानी 3 दिन फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, और जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हो जाता है। और सेकेंड सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होता है। ये चीज जान लीजिए। तो अगर आपका कहीं से फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया, तो अब आप अगले साल सेकंड सेमेस्टर पहुंचेंगे, तो इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक नहीं देंगे। अब जब अगली बार जब आएगा थर्ड सेमेस्टर आएगा, जब आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा, तब आप उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा। तो उस समय जो आपका जिस सब्जेक्ट में बैक लगा रहेगा, उसको भी उसी समय बैक पेपर देना होगा। तो इसलिए अ, मैं तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चा टीएसपी क्लासेस यानी हमारी क्लासेस से जुड़ा हुआ है, गारंटी के साथ कह रहा हूं किसी भी बच्चे का कहीं से भी बैक नहीं लगने वाला है। बैक नहीं लगेगा, श्योर है। कुछ भी नहीं है बीटीसी में, लेकिन कब? जब आप पढ़ेंगे तब। बिना पढ़े सोचिए कि हम एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बीटीसी में आपको पता होना चाहिए 1 भी % का नकल नहीं होता है। ठीक है। तो 1 भी % का नकल नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर आप जो ये भी सोचता भी होगा कि हम किसी तरीके से इधर उधर करके पास हो भी लेंगे, तो भैया आप अगर किसी तरीके से पास भी हो भी जाओगे तो मतलब क्या निकलेगा उसका? मतलब ये नहीं निकलेगा कि आप मान चलिए बीटीसी क्लियर कर लिए, लेकिन इसके बाद टेट और सीटेट में क्या करोगे? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बीटीसी वगैरह बढ़िया से पढ़े हैं, सही तरीके से तैयारी किए हुए हैं, तो आपके लिए टेट सीटेट जो भी एग्जाम रहेगा, बड़ी आसानी से आपका एग्जाम निकल जाता है। और जैसे ही आप सुपर टेन बैठते हैं, आपको चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीजें यही होती हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, बिल्कुल सारी चीजें यही होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड और पढ़ना पड़ता है। हम किताब लेकर के, अदर किताब लेकर के उसको पढ़ लेंगे, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी बेसिक चीजें हमारी यही रहती हैं। ठीक। इसलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी से आप लग जाइए कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे कि किसी भी प्रकार का हमको टेट सीटेट में कहीं भी दिक्कत ना हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आप टेट सीटेट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके पहले क्या था कि अपियरिंग मांगता था। टेट के लिए या सीटेट के लिए अपियरिंग मांगता था। अपियरिंग कहने का मतलब ये होता है, जैसे आप
कम से कम आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हो। जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आप दे चुके होते हैं, उसके बाद जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपकी एंट्री होती है, उस समय आपका टेट और सीटेट अवेलेबल था कि आप उस समय टेट सीटेट क्वालिफाई करते, तब आपका मान्य होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका एडमिशन हो गया, आप एक एग्जाम दे लिए, उसके बाद आप आराम से पेपर दे सकते हैं टेट सीटेट का, क्वालिफाई कर लीजिए, वो अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये चीजें हुई। ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं, इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, इनको पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये श्योर है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही आराम से आप पढ़िए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, लगातार चीजों को देखते रहिए। जैसे अब सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, तो सीरीज को 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे ना, बड़ी आराम से आपके नंबर आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया हुआ है प्रश्न कि एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने क्या होते हैं, बीट? 4 बीट होता है, 6 बीट होता है, 8 बीट होता है, या एक निब्बल होता है? तो देखिए, जो एक बाइट होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट होता है। और एक चीज जान लीजिए, अगर ये पूछ रहा है कि एक बाइट बराबर कितना बिट हो रहा है, तो 8 बिट हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक और होता है कि एक निब्बल बराबर, एक निब्बल बराबर, ये भी जान लीजिए, हो सकता है कि इस बार यही पूछ ले कि एक निब्बल बराबर कितना बीट होगा, तो एक निब्बल बराबर 4 बीट होता है। क्या होता है? 4 बीट। ठीक, 4 बीट होता है। एक निब्बल मतलब हाफ बाइट के बराबर होता है। एक निब्बल जो होता है, एक निब्बल बराबर क्या होता है? हाफ बाइट, यानी 1/2 बाइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी तो हो गया। यहाँ एक बाइट बराबर 8 बिट होता था, अब ये जो निब्बल जब हो गया तो ये बाइट का आधा हो गया, तो एक निब्बल बराबर क्या हो जाएगा? 4 बिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि एक बाइट में होते हैं क्या? 8 बिट, 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, एक निब्बल। एक निब्बल तो होता नहीं है, 6 बिट तो होता नहीं है, 4 बिट तो होता नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन स सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन स सही हो जाएगा, 8 बिट। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, बी आई ओ एस का पूरा नाम क्या होता है? बी आई ओ एस का पूरा नाम, तो देखिए, बी आई ओ एस का जो पूरा नाम होता है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, यहां बताते हैं, बी आई ओ एस, इसका जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम, देखिए, किसी से मिल रहा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कौन सा? ऑप्शन ब सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बीआईओएस का पूरा नाम होता है। अच्छा, ये बीआईओएस का पूरा नाम तो आप जान लिए, लेकिन बीआईओएस का काम क्या होता है, इस चीज को भी तो जानना जरूरी है। हो सकता है इस बार पूछ ले कि बीआईओएस किस काम में प्रयोग किया जाता है, इसका काम क्या होता है। तो जो बीआईओएस होता है ना, बीआईओएस जो होता है वह प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग हम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के सिस्टम को चालू करने के बाद, माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद हम शुरू करने के लिए, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए करते हैं। बीआईओएस का सीधा सीधा फंडा है, जो बीआईओएस होता है, इसका काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के सिस्टम को चालू करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे जब कभी भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं,
तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर होता है वो उसका सिस्टम ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। तो उसी को हम शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसका BIOS का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा पूछ रहा है तो आपका आंसर वही होगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर के सिस्टम को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, जिससे कि अगर आता है कभी तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा हार्ड डिस्क कहलाती है, हार्ड डिस्क जो होती है ये क्या कहलाती है, क्या है, निवेश युक्ति है, निर्गत युक्ति है, या प्रोसेसिंग युक्ति है, या भंडारण युक्ति है। तो क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए हार्ड डिस्क होता क्या है। हार्ड डिस्क आप देखे होंगे, हार्ड डिस्क कहते हैं ना कि इसका हार्ड डिस्क लगा दीजिए, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। हार्ड डिस्क को लगा दीजिए, क्षमता बढ़ जाएगी। तो जो हार्ड डिस्क होता है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्लीकेशन और जो उपयोगी की गई फाइलों को संग्रहित करता है। भाई हार्ड डिस्क आप सुने होंगे, और वो कुछ इस शेप में रहता है, इस टाइप में कुछ हार्ड डिस्क रहता है। तो इसका जो काम होता है हार्ड डिस्क का, ये स्टोर का काम करता है। इसका स्टोर का काम करता है। स्टोर मतलब संग्रहित, संग्रहित मतलब भंडारण, स्टोर मतलब संग्रहित, इसका मतलब होता है संग्रहित। ठीक, या फिर क्या, भंडारण। तो जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन वगैरह हुआ या फाइलें वगैरह हुई, इन सब को क्या काम, किस लिए काम करता है, इन सब के लिए भंडारण का काम करता है, इन सबको संग्रहित करने का काम करता है हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, निवेश युक्ति नहीं, निर्गत युक्ति नहीं, इनपुट आउटपुट के लिए कोई स्थान नहीं है इसका हार्ड डिस्क का, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका भंडारण युक्ति, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क कहलाती है, भंडारण युक्ति कहलाती है। इसको हम संग्रहित डिवाइस भी कह सकते हैं, यानी स्टोरेज डिवाइस, इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हिंदी में दे देता है, कभी हिंदी में दे देगा, यही भंडारण युक्ति क्या है, स्टोरेज डिवाइस दे देगा, तभी इसका आंसर यही होगा कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है ये भंडारण युक्ति का कार्य करता है। चलिए अगला देखिए। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। देखिए ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, पहले आप ALU का फुल फॉर्म जान लीजिए। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU जो है, हो सकता है पूछ ले, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक, लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है ALU का। ठीक, तो ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर स्मृति डाटाबेस, द्विअंकी प्रणाली। द्विअंकी प्रणाली का मतलब बाइनरी सिस्टम, द्विअंकी प्रणाली का मतलब क्या होता है, बाइनरी सिस्टम होता है। अब बाइनरी सिस्टम को आप जानते होंगे, बाइनरी सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर होता है बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। बाइनरी सिस्टम को मतलब जीरो और वन, केवल जीरो और वन को ही समझता है, ये एक दो तीन चार, तीन चार पाँच छह कुछ नहीं समझता है, क ख कुछ नहीं समझता, ये जीरो और एक को ही समझता है डिजिटल के रूप में। तो द्विअंकी प्रणाली हमारा बाइनरी सिस्टम जो होता है उसी को कहते हैं। तो ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। अभी ALU में जो छोटे स्मृति होते हैं और भी होते हैं, क्या क्या होते हैं उनको भी जान लीजिए। एक तो एक्यूमुलेटर आपका हो ही गया, दूसरा आपका एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। देखिए यहां देख लीजिए, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, और आपका ब्लूटूथ भी होता है, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी होता है, चिप होती है, बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस का मतलब होता है बाहर से हम किसी चीज को लगा करके उसमें स्पेस को बढ़ा लेते हैं, बैक स्पेस होता है। डिस्क होती है,
ये सभी चीजें आपकी क्या है, एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर हैं, इन्हीं की व्यवस्था इन सब में कर दी जाती है। तो एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, चिप कहते हैं, बैक स्पेस कहते हैं, डिस्क कहते हैं। ये सब उनके छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन अ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्न में से निर्गत युक्ति है। निर्गत युक्ति का मतलब आउटपुट डिवाइस। कौन सी आउटपुट डिवाइस है? लाइट पेन है, कुंजी पटल है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन है, कौन सा है? तो देखिए, हम कुछ लिख रहे हैं आउटपुट डिवाइस और कुछ इनपुट डिवाइस। इनको आप याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं इनके बारे में देख लीजिए। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो मॉनिटर हो गया। कौन सा? मॉनिटर हो गया। प्रिंटर हो गया। प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर हो गया। स्पीकर हो गया। स्पीकर हो गया। प्लाटर हो गया। हेडफोन हो गया। ये सब क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। कौन से हैं ये सब? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनमें से ये आउटपुट डिवाइस पूछ रहा था, तो बताइए इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा? तो अब ये तो आउटपुट हो गया, अभी यहाँ इनपुट भी देख लीजिए। इनपुट डिवाइस, इनपुट, इसको याद रखिएगा कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। इनपुट डिवाइस आपकी हो जाएगी लाइटिंग पेन हो गया, यानी लाइट, इसको बोलते हैं लाइट पेन। चलिए हिंदी में लिखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन हो गया। कुंजी पटल हो गया। कुंजी पटल हो गया। टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन हो गया। ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल हो गया। जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक हो गया। कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड हो गया। माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो गया। और कौन सा हो जाएगा? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, कुंजी पटल, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, और एक आपका ग्राफिक टैबलेट भी होता है। ग्राफिक टैबलेट। ठीक, ये सब कौन से हैं? ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो अब हम आप सवाल पे आते हैं, कह रहा है निम्न में से निर्गत युक्ति है, यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? लाइट पेन है, कुंजी पटल है, टच स्क्रीन है, या मॉनिटर है? तो आप इसमें आप मिला सकते हैं। लाइट पेन आपके किस में आएगा? इनपुट में आएगा। किस में आएगा? इनपुट में आएगा। ये भी इनपुट में आएगा। कुंजी पटल यहाँ आपको दिखाया गया है, कुंजी पटल है, ये भी इनपुट में ही आएगा। इनपुट में आया। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी यहाँ दिखा दिया गया है, टच स्क्रीन किस में आ जाएगा? टच स्क्रीन भी, टच स्क्रीन भी आपका आ जाएगा, इनपुट में आ जाएगा। बचा आपका मॉनिटर। मॉनिटर देखिए आउटपुट डिवाइस में है। मॉनिटर जो हमारा है, ये आउटपुट डिवाइस में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन स सही हो जाएगा। मॉनिटर हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर का मतलब जो हम जैसे ये लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टैबलेट जो होता है, सॉरी, जो आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे जिस पे आप काम करते हैं, जिस पे देखते हैं, वो आपका मॉनिटर होता है, जो आपको दिखाता है, दिखता रहता है। जो हम लिखते हैं या जो भी काम करते हैं दिखता है, वो आपका मॉनिटर है। और वही मॉनिटर अब किसका काम करता है? आउटपुट का काम करता है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, कौन कार्य करता है? तो ये सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाने आंकड़े पहुंचाने का कार्य डाटा बस करेगा। कौन सा करेगा? डाटा बस। ऑप्शन अ ही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है वो किसमें होती है? सॉफ्टवेयर में होती है हमेशा। हार्डवेयर में कभी नहीं होती है। हार्डवेयर का मतलब वो होता है जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, इसको यूज कर सकते, वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको हम देख नहीं पाते, वो अंदर की चीजें जो प्रोसेसिंग होती हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आएगी। हार्डवेयर में जैसे आपका सीपीयू हुआ, ठीक है, मॉनिटर हुआ, और अ, बहुत सारी चीजें जो जिसको हम छू ले रहे हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है, कहते हैं हमारी मोबाइल की सॉफ्टवेयर चली गई है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आपको दिखती नहीं है, वो सॉफ्टवेयर होती है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं क्या? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेट करता है, हार्डवेयर नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन द में से कोई नहीं, ये तो गलत है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला देखिए, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम, एक होता है रोम होता है, एक होता है रैम होता है। ROM, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी, ठीक, ये होता है। तो रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे पूछा है, रोम पूछा है, ROM पूछा है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन कौन सा है? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? कंप्यूटर के द्वारा जो हम परिणाम रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो कौन सी विधि होती है? तो जब कोई परिणाम देंगे, जैसे आप कंप्यूटर में कोई कार्य करेंगे, कंप्यूटर में जब कोई कार्य करते हैं, इनपुट देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? जब इनपुट उसको देते हैं तो क्या मिलता है उसमें? कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? यानी जब हम उसे कोई इनपुट देंगे तो वो हमको परिणाम देगा, तो जो परिणाम देगा तो वो आउटपुट ही ना देगा। क्या हो जाएगा? वो आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि आउटपुट कहलाती है। इनपुट हम देते हैं, आउटपुट वो हमको देता है। जो वहां जो है, जैसे हम यहाँ पूछें, कंप्यूटर में कोई चीज लिख दिए, ठीक है, या कोई क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, तो जो हम यहाँ से अपने हाथ के द्वारा, जिससे हम ये लिख रहे हैं राम, अभी हम यहाँ पे लिखे, अब हमको दिख गया कि ये राम है, तो हमको आउटपुट दे दिया राम लिख करके, ठीक है। तो वही चीज हमारा क्या है? आउटपुट है। तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। चलिए अगला कह रहा है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। प्रविष्ट किए गए प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये किसमें प्रोसेसिंग की जाती है? ये केंद्रीय संसाधन इकाई में। इसको याद रखिएगा कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों, यानी जो आंकड़ा दिया जाता है, उसमें दिए गए निर्देश जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किसमें की जाती है? केंद्रीय संसाधन इकाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, सीपीयू में। तो किस में होता है कंट्रोल यूनिट? तो कंट्रोल यूनिट आपके सीपीयू में होता है। अच्छा देखिए, जैसे कंट्रोल यूनिट, अभी इसमें चुनाव का माहौल चल रहा है, और मे भी आप लोग कई जिले में, कई प्रदेशों में चुनाव हो भी गए होंगे। तो आप जब चुनाव देने गए, जब वोट करने गए होंगे, क्योंकि आप 18 18 ईयर्स प्लस हैं,
तो लगभग लगभग जितने लोग बीटीसी कर रहे हैं सब लोग चुनाव के यानी वोटिंग के योग्य हो चुके हैं। वोट देने के लिए आप बिल्कुल उसके एज के अकॉर्डिंग आप वोट दे सकते हैं। 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए। 18 साल से अगर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। तो जो भी वोटिंग करने गया होगा तो वहां मशीन दिखा होगा। एक मशीन कुछ इस तरीके का होगा। 3 मशीनें होंगी वहां पे। एक तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ कुछ ऐसे बना रहता है। थोड़ा सा हम कंट्रोल यूनिट की बात आई तब बता रहे हैं कि इसमें भी कंट्रोल यूनिट होता है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स के सिंबल होते हैं। जो कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स के सिंबल होते हैं। साइकिल हो गया, पंजा हो गया, कमल हो गया, ये सब सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। एक तो ये होगा, इसको हम बोलते हैं ईवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएम। और एक कुछ इस तरीके का मशीन होता है। ऐसे रहेगा। इसमें पीछे बैटरी वगैरह लगी रहती है। ठीक है। तो जब आप जैसे एक ईवीएम होता है, इसको बोलते हैं वीवी पैड, ये वाला वीवी पैड। अब लास्ट में आपका आता है, इस तरीके का रहेगा। ऐसे उसमें कई स्विच वगैरह बने रहते हैं। सीआरसी करने के लिए, सीआरसी करने के लिए। ठीक है, स्विच बने रहते हैं। उसको सील कर दिया जाता है, वो आपको दिखता नहीं है। तो यही आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक। ये तो आपका, जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वहां पे आपको कंट्रोल यूनिट स्पष्ट दिखती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट से नहीं मतलब है। यहाँ कह रहा है कंट्रोल यूनिट होता है किसमें? इस सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, जो आप वोटिंग करने जाते हैं तो ये सब कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से तार से कनेक्ट रहते हैं। तो ये ईवीएम होता है, ये वीवीपैट होता है, ये सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये पीठासीन के पास रखा होता है। यहाँ से पीठासीन कंट्रोलिंग करता है कि कितनी वोटें पड़ गई, कैसे क्या हुआ। ये चीजें पीठासीन देखता रहता है। और यहाँ जो ईवीएम होता है, ईवीएम से ही हर कैंडिडेट जो भी जाता है वोटिंग करने, अगर आप वोटिंग करने गए तो जिस कैंडिडेट्स को आप वोट करना है, वहां पे उनके सामने बटन रहेगा। उसको आप बटन को पुश करते हैं तो एक विप की आवाज आती है और यहाँ डिस्प्ले लगा होता है। वो डिस्प्ले में वो प्रिंट होकर के गिर जाती है। 7 सेकंड के बाद वो वीवीपैट के अंदर गिर जाती, बॉक्स में अंदर गिर जाती है। और इसको छुपा के रखा जाता है। जो वोट करेगा केवल वही देख पाता है। कंपार्टमेंट इसका बना दिया जाता है कि जो वोटिंग करता है केवल वही देख पाता है, सब नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम बने होते हैं। तो यहाँ इसमें भी एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पीठासीन कंट्रोल करता है, उसको उसके पास रखा हुआ होता है। तो उसी तरीके से इस कंप्यूटर में, यानी प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर की सारी है, सारी कंप्यूटर बेस्ड ही तो है, सब कंप्यूटर ही तो है ये। तो वही पूछा है कि कंट्रोल यूनिट होता है किसमें? टीवी में? नहीं। प्रिंटर में? प्रिंटर से कोई मतलब नहीं। मॉनिटर में? मॉनिटर से कोई मतलब कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी याद रखिएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, सॉरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट किसमें होता है? सीपीयू में होता है। अगला कह रहा है माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं क्या? फोल्डर कहते हैं। फोल्डर तो है ही ये। फाइल कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं। माई मीन्स मेरा होता है और मेरा मतलब पर्सनल होता है। तो माई डॉक्यूमेंट्स को हम पर्सनल फोल्डर कहते हैं। इसमें कौन सा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है? माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट्स क्या, माई मीन्स मेरा हो जाता है, मेरा मतलब पर्सनल हो जाता है। तो माई डॉक्यूमेंट्स को पर्सनल फोल्डर कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला, परिचालन प्रणाली का कार्य है। कह रहा है जो परिचालन प्रणाली है, इसका कार्य क्या है? यही हिंदी है। देखिए, परिचालन प्रणाली, इसके बारे में आप जानते होंगे। अगर इसको इंग्लिश में बताया जाए, आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे। परिचालन प्रणाली का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बोलते हैं परिचालन प्रणाली। इसको बोलते हैं परिचालन प्रणाली।
ठीक। इंग्लिश तो आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को ऑपरेट करना, चलाना। चलाना जिस पद्धति को चलाएंगे वही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग का मतलब हो जाएगा हमको उस उसके कार्य के लिए किस तरीके से चलाना होगा। तो परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है वही पूछ रहा है। तो परिचालन प्रणाली का कार्य जो होता है, इसमें ऑप्शन दिया है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो परिचालन प्रणाली का कार्य होता है वो आपका हो जाता है क्या, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। तो अब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, पहले स्मृति प्रबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट। MEMENT, मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। और ये वाला फाइल मैनेजमेंट मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है। और ये क्या है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें से कोई मतलब नहीं। तो परिचालन प्रणाली का जो कार्य होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो प्रोसेस के थ्रू होती है। तो प्रक्रिया प्रबंधन ऑप्शन ब सही होता है। 14 नंबर का रहा है, 14 नंबर, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, यानी टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है। तो जो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है इसको याद रखिएगा, 16 होती है। कितनी, 16। टूल बॉक्स का मतलब समझ ही रहे हैं कि औजार पेटी या औजार बक्सा इसको बोलते हैं। जो टूल बॉक्स होता है इसको हिंदी में बोलते हैं टूल बॉक्स। इसका जो हिंदी होता है इसको बोलते हैं औजार पेटी, औजार पेटी या औजार बक्सा, औजार बक्सा, यही बोलते हैं। टूल बॉक्स को हम औजार पेटी कह लें या फिर औजार बक्सा कह लें। टूल बॉक्स सारी चीजों के लिए होता है, चाहे आपका कंप्यूटर हो उसके लिए भी टूल बॉक्स होगा, कोई भी चीजें हो सबके लिए एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक ये ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम इससे संबंधित जो औजार रहते हैं एकत्रित एक जगह रखते हैं, जिससे कि जब भी काम लगे बड़ी आसानी से चीजें मिल जाएं। ठीक है, तो ये टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव कौन कौन से हैं, परिचालन प्रणाली के अवयव कौन से हैं। ऑप्शन दिया है सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, उपयुक्त सभी। अब परिचालन प्रणाली का मतलब फिर वही आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, वही कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव कौन से हैं। सेल है, कर्नेल है, एप्लीकेशन टूल्स है या उपयुक्त में सभी हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो परिचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह ढांचा होती है जो किसी कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन का समर्थन करती है। यानी जो कंपनी हमारी प्रतिदिन चल रही है, संचालित हो रही है, उसका समर्थन करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब भी शामिल है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमारा कौन कौन सा शामिल है, हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब इसमें शामिल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, परिचालन प्रणाली के अवयव कौन से हैं। तो परिचालन प्रणाली के जो हमारे अवयव होंगे वो सेल भी हो जाएगा, कर्नेल भी हो जाएगा, एप्लीकेशन टूल्स भी आ जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। कौन सा, उपयुक्त में से सभी।
ये परिचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। सेल भी, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, सभी। हार्डवेयर आ गया तो ये भी होगा, और सॉफ्टवेयर आ गया तो सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर यदि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता भी होगा अगर कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तब। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर जो फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, इनको कुंजी पटल फंक्शन का मतलब शॉर्टकट कुंजियां होती हैं, जो शॉर्टकट कुंजियां हमारी होती हैं, शॉर्टकट कुंजियां यही सब होती हैं। शॉर्टकट कुंजियां, 12 शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। और इसके अलावा इसमें और भी जोड़ सकते हैं आप, क्या? एएलटी, एल्ट जोड़ सकते हैं, या कंट्रोल, सीटीआरएल, कंट्रोल, ये भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ये भी कंप्यूटर के कुंजी पटल में फंक्शन कुंजियों में आएगा, आएगा एएलटी और कंट्रोल। ठीक, ये होता है। चलिए, याद रखिएगा कि इसकी संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? कह रहा है जो एमएस ऑफिस है ये किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर वायरस का है? तो किसका है? तो एमएस ऑफिस जो होता है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और वो भी किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, उदाहरण है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन से जो एमएस ऑफिस होता है किसका उदाहरण है? तो ये एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य क्या है? अब कीबोर्ड का कार्य क्या होता है वो पता होगा कि कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? क्या प्रिंट करते हैं? नहीं। निर्गत करते हैं यानी कि निकालते हैं कोई चीज? नहीं। आगत? नहीं। टाइप करते हैं। कीबोर्ड का काम है किसी भी चीज को टाइप करना, उस पर लिखना, ये कीबोर्ड का कार्य होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? कीबोर्ड का कार्य टाइप करना होता है, ना कि प्रिंट करना, ना कि निर्गत करना, आगत करना। नहीं। अगला क्वेश्चन 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किसमें? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य जो कार्य होता है आंकड़ों को परिवर्तित करना, किसमें करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, कंप्यूटर का कार्य है सूचना को प्रदान करना। क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना, यही कंप्यूटर का मुख्य कार्य हो जाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, किसमें? सूचनाओं में। किसमें? सूचनाओं में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये हुआ। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपको बताया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये परिचालन प्रणाली होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? परिचालन प्रणाली, यही है ना, परिचालन प्रणाली है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, परिचालन प्रणाली, ये कंप्यूटर के कार्य को क्या करता है? सरल बनाता है, ऑपरेट कर देता है, जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट कर देता है। तो कंप्यूटर कार्य को क्या करना? सरल बनाना। ऑप्शन ब सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक देखे हैं, 20 नंबर तक देखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 21 नंबर तक, सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें समझ लीजिए कि कंप्यूटर में किस किस तरीके से भाषा का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस चीजों को
बाकायदा अच्छी तरीके से बता दिया जा रहा है कि इसका हिंदी दिया है तो इसका अंग्रेजी कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है। 25 नंबर का आता है यहाँ से। मीन्स जो कंप्यूटर का टोटल पूर्णांक होता है वो 25 होता है, टाइमिंग 1 घंटा होता है, बता ही दिया गया है चीजों को। तो इसलिए अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए और आप मान के चलिए, 99% मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो जून के लास्ट वीक में होगा। जून के लास्ट वीक में होगा। ठीक है। 99%, केवल 1% ऐसा है जो जुलाई के फर्स्ट वीक में बात कर रहा है। 1% जुलाई के फर्स्ट वीक में। लेकिन ऐसा है नहीं। 99% मान चलिए कि आपके जून के लास्ट वीक में एग्जाम होने हैं। तो अगर जून के लास्ट वीक में एग्जाम होने हैं तो आपके पास कितना समय है, वो आप खुद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचा है। बिल्कुल नहीं समय बचा है। आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इसलिए जो भी बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, प्लीज आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे टीएसपी क्लासेस से जुड़ा हुआ है उसका 90+ मार्क्स आए, जिससे कि मुझे बेहद खुशी होगी कि हाँ, हम लोग का जो मेहनत किया जा रहा है, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका अच्छे से मतलब बच्चे यूज कर रहे हैं और उसका फीडबैक अच्छा आ रहा है। ये केवल और केवल डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पे, आपका रिजल्ट कैसा आया, किस तरीके का आया। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 21 क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो आप कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और और भी ज्यादा अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।